हाय गाइस, वेलकम टू मुस्लिम लॉ लेक्चर सीरीज़। और हम अपनी मुस्लिम लॉ का ये सेकंड पार्ट बना रहे हैं। यहाँ पे हम फोर्थ टॉपिक से शुरू करेंगे, नेचर एंड एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। अब शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूँ कि ये जो हम कवर करने जा रहे हैं थ्योरेटिकल पार्ट है मुस्लिम लॉ का। इसे जितनी बार आप सुन सकते हैं उतनी बार आप सुनिए। यूट्यूब से चाहो तो डाउनलोड कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा कि आप उसको, ताकि बार बार यूट्यूब ना खोलना पड़े और बार बार ना सुनना पड़े वहाँ से। तो अगर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो तो डाउनलोड कर लो किसी मीडियम से। और जितनी बार इसको सुनोगे गाइस उतना बेनिफिट होगा आपको, ठीक है, कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट बार बार कवर होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं नेचर एंड एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज से। क्या बोलता है? इन मुस्लिम लॉ मैरिज निकाह इज़ डिफाइंड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट which has for its object the procreation and legalization of children. Justice Mahmood defined a Muslim marriage as a civil contract upon the completion of which, by proposal and acceptance, all the rights and obligations which it creates arise immediately and simultaneously and are not dependent on any condition precedent such as payment of dower. तो गाइज़ यहाँ पर आपको क्लैरिटी हो जाती है कि मुस्लिम लॉ या मुस्लिम लॉ में मैरिज जिसे निकाह कहते हैं वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। उसका ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही है, बच्चे पैदा करना और उनका लीगलाइजेशन। तो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन एंड लीगलाइजेशन ही मैरिज का ऑब्जेक्ट है मुस्लिम लॉ के हिसाब से। जस्टिस महमूद ने भी इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है और बोला है कि भाई मुस्लिम मैरिज जो है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और वो कंप्लीट हो जाती है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बाद, सभी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कंप्लीट होने के बाद। इट क्रिएट्स अराइज इमीडिएटली एंड साइमल्टेनियसली, मतलब ये जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं ये क्रिएट भी होती हैं, अराइज होती हैं इमीडिएटली और साइमल्टेनियसली, एंड आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंडीशन प्रेसिडेंट सच एज पेमेंट ऑफ डावर। और ये डिपेंडेंट नहीं है कि डावर का पेमेंट हो, क्योंकि डावर का पेमेंट तो बाद में भी हो सकता है और मे बी ना भी हो, है ना। क्या कहते हैं, तलाक पे भी हो, या मे बी क्या कहते हैं बाद में डावर कोई रिलिंक्विश भी कर सकता है। तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर मुस्लिम मैरिज नो डाउट एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये डिपेंडेंट नहीं है किसी कंडीशन प्रेसिडेंट पर। इस बात को याद रखिए। अगले पैराग्राफ में बोलता है मुस्लिम मैरिज शुड अट्रैक्ट ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज एनी अदर स्टिपुलेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दस द प्रोवोकेशंस ऑफ सेक्शन 64 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल अप्लाई वेयर द मैरिज हैज़ बीन रिसेंडेड यूनिलेटरली, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो मुस्लिम मैरिज है शुड अट्रैक्ट ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज एनी अदर स्टिपुलेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मुस्लिम मैरिज जो है वो सभी इंसिडेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट के जो भी स्टिपुलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत उसे अप्लाई करते हैं, मतलब उसे अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका दे रखा है वो सारी स्टिपुलेशंस यहाँ पर भी अप्लाई हो जाती है मुस्लिम मैरिज पर भी। उसी तरीके से प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 64, जो भी प्रोविजंस हैं, मैंने शायद प्रोवोकेशंस बोल दिया था गलती से। दस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 64, तो सेक्शन 64 के प्रोविजंस जो हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो अप्लाई होंगे वेयर मुस्लिम मैरिज हैज़ बीन रिसेंडेड यूनिलैटरली। तो जहाँ पे यूनिलैटरली मुस्लिम मैरिज रिसेंड कर दी गई है, मतलब तोड़ दी गई है एक पार्टी के द्वारा यूनिलैटरली, ठीक है, वहाँ पर सेक्शन 64 भी अप्लाई होगा। सेक्शन 64 रिक्वायर्स दैट पर्सन टू रिटर्न द बेनिफिट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एट हुज ओपिनियन द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड एट हुज ओपिनियन द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन रिसेंडेड। अब यहाँ पे ओपिनियन वर्ड लिखा हुआ है, हुज ऑप्शन लिखा जाना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सेक्शन 64 क्या रिक्वायर करता है? सेक्शन 64 कहता है कि पर्सन टू रिटर्न द बेनिफिट्स, जो भी बंदा है उसको रिटर्न करने पड़ेंगे बेनिफिट्स जिसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दिया गया है, ठीक है। उस चीज़ को आप याद रखेंगे कि आपको रिटर्न करने पड़ेंगे बेनिफिट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में। आगे क्या कहता है? हाउ एवर अ सूट टू रिकवर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज़ नॉट पॉसिबल। द ओनली रिलीफ दैट कैन बी आस्क्ड फॉर इफ एन एंगेजमेंट इज़ ब्रोकन इज़ द रिटर्न ऑफ द प्रेजेंट्स, मनी एक्सेट्रा। पर जहाँ पर आपने रिकवरी ऑफ डैमेज के लिए, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस के लिए कोई केस डाल दिया, कोई सूट फाइल कर दिया है, ठीक है, फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको डैमेजेस जो रिकवर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है। मतलब देखो यहाँ पर बहुत क्लैरिटी के साथ कह रहा है कि कोई भी सूट है जो रिकवरी ऑफ डैमेजेस के लिए है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस के लिए, कि भाई कोई ब्रीच था, प्रॉमिस आपने कर दिया, मतलब ब्रीच कर दिया प्रॉमिस का, शादी का, तो वो पॉसिबल नहीं होगा रिकवरी ऑफ डैमेजेस उसमें, ठीक है। द ओनली रिलीफ दैट कैन बी आस्क्ड फॉर, सिर्फ और सिर्फ वही रिलीफ मांगा जा सकता है अगर कोई एंगेजमेंट टूटी थी तो आप प्रेजेंट्स या मनी जो दिया गया था, जो भी गिफ्ट दिए गए थे, जो भी पैसा लगाया गया था वो वापस मांग सकते हो। लेकिन अगर किसी ने शादी का वादा करके शादी तोड़ दी और शादी नहीं की तो वहाँ पर आप डैमेजेस रिकवर नहीं कर पाएंगे। आगे कह रहा है मैरिज अमंग मुस्लिम्स दो सोलमनाइज्ड जनरली एंड recitations of certain verses from the Quran, yet the Muslim law does not positively prescribe any particular
एनी पिक्यूलियर सर्विस पिक्यूलियर टू द ओकेजन। अब जनरली रिसाइटेशंस होती हैं, ठीक है, मुस्लिम मैरिजेस में रिसाइटेशंस होती हैं, लेकिन मुस्लिम लॉ कोई ऐसा पॉजिटिव प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता है कि भाई आपको रिसाइटेशंस करनी है कुरान से, ठीक है। अब्दुल रहीम however says that Muslim marriage is both in the nature of ibadat, that is devotional act, and muamalat, a dealing among men's। तो ये क्या है, एक तरीके का डिवोशनल एक्ट है और एक साथ ही साथ एक डीलिंग है जो आदमियों के बीच में ही होती है, शादी, ठीक है। ये आपके कहते हैं अब्दुल रहीम। मैरिज इज़ रिकॉग्नाइज इन इस्लाम एज बेसिस ऑफ सोसाइटी, उसी तरह मैरिज को इस्लाम में बेसिस माना है सोसाइटी का। इट इज़ नो डाउट अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज़ ऑल्सो अ सैक्रेड कोवेनेंट, तो ये एक तरीके का सेक्रेड कोवेनेंट भी है, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके का सेक्रेड कोवेनेंट भी है, बेशक कॉन्ट्रैक्ट है। द प्रॉफिट वंस डिलीवर्ड अ सरमन ऑन मैरिज एंड to this day it is repeated with few variations at Muslim marriage as it contains a lot of practical advice and many noble sentiments. Justice Suleiman in Anis Begum versus Muhammad Istafa, ये 1933 का केस है हमारा, ऑब्जर्व किया था, it may not be out of the place to mention here that Maulvi Salimullah collected some authorities showing that marriage is not regarded as a mere civil contract but a religious sacrament। तो यहाँ पर प्रॉफिट ने, हमने ऊपर देख ही लिया कि प्रॉफिट ने एक बार सरमन डिलीवर किया था मैरिज के ऊपर, और यही सरमन को आज भी रिपीट किया जाता है क्योंकि इस सरमन में बहुत सारे आपके प्रैक्टिकल एडवाइसेस हैं और नोबल सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जस्टिस सुलेमान ने अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफ़ा के केस में बोला है कि मौलवी सलीमुल्लाह ने बहुत सारी अथॉरिटीज़ कलेक्ट की हैं शादी से रिलेटेड, मतलब मैरिज से रिलेटेड, जहाँ पर जिससे ये दिखता है कि भाई जो निकाह है आपका वो सिर्फ़ और सिर्फ सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन एक रिलीजियस सैक्रामेंट भी कहलाता है। अंडर शिया लॉ अ मैरिज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, अ डे, अ मंथ, एक्सेट्रा इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड। Thus under Muslim law the marriage is not permanent and eternal union. Any Muslim of sound mind who has attained puberty may divorce his wife wherever he desires without assigning any reason or cause। अब देखो यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कि शिया कानून में ऐसी शादी भी अलाउड है जो कोई फिक्स्ड डे, मंथ या पीरियड के लिए हो, जिसे हम मुता मैरिज कहते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें ये कह रहा है कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से मैरिज जो है वो परमानेंट, ठीक है, यूनियन नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट परमानेंट एंड एटर्नल यूनियन, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार शादी हो गई तो शादी हमेशा रहेगी। कोई परमानेंट या एटर्नल यूनियन नहीं है मुस्लिम लॉ में मैरिज, ठीक है। और कोई भी मुसलमान जो साउंड माइंड का है, जिसने प्यूबर्टी की उम्र अचीव कर ली है, वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स कर सकते हैं जब भी वो चाहें, बिना किसी रीज़न के, कोई रीज़न बिना असाइन किए वो कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें असाइन करने की ज़रूरत नहीं, कोई रीज़न है कॉज, वो जब चाहे तब डाइवोर्स कर सकते हैं। द एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज, अब कुछ एसेंशियल्स हैं मुस्लिम मैरिज के, उनको देख लेते हैं। पहला एसेंशियल क्या बोलता है, एवरी मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड हु हैज़ अटेन्ड प्यूबर्टी में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, अ मैरिज ब्रॉट अबाउट विदाउट द कंसेंट ऑफ सच अ मुस्लिम इज वॉइड। तो देखो, कोई भी आदमी जो साउंड माइंड का है, मतलब जिसका दिमागी तौर पे सही है, ठीक है, सेन आदमी है, उसके बाद प्यूबर्टी अचीव कर ली है, वो जब चाहे शादी कर सकते हैं और उनकी बिना कंसेंट के शादी अगर की जाती है उनकी, तो वो वॉइड कहलाएगी। दूसरा क्या एसेंशियल है, कहता है देयर शुड बी एन ऑफ़र और प्रपोजल, इजाब होना चाहिए, ऑफ़र और प्रपोजल जिसको हम इजाब कहते हैं वो होना ज़रूरी है, मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ द पार्टीज़ एंड एन एक्सेप्टेंस, कबूल ऑफ द प्रपोजल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टी। तो एक पार्टी प्रपोज करेगी, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी, तो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। अ लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन, स्पीकर फ़ोन, अ लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन मतलब मान लो स्पीकर फ़ोन पे, could be used when the parties are in different cities, countries, however the presence of witness is necessary। तो भाई स्पीकर फ़ोन पर भी निकाह किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू द फैक्ट विटनेस नेसेसरी वहाँ पर हो प्रेजेंट। तो अगर कोई स्पीकर फ़ोन से भी निकाह करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड एसेंशियल देखते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मैरिज मस्ट बी इन द प्रेजेंस ऑफ हियरिंग ऑफ 2 मेल विटनेसेस और 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेसेस who must be a Muslim of sound mind and major। In Shia law the witnesses are not necessary। अब यहाँ पर आप याद रखिए कि ऑफ़र और एक्सेप्टेंस मैरिज का बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और ये होना चाहिए विटनेसेस की प्रेजेंस में, मतलब एक इंसान की प्रेजेंस में होना चाहिए। और ये इंसान कौन होंगे, ये जो 2 विटनेस हैं, या तो 1-2 मेल हों या 1 मेल और 2 फीमेल,
ठीक है। तो अगर आदमी नहीं है तो उसकी जगह 2 फीमेल हो जाएंगी, 1 आदमी 2 फीमेल हो जाएंगी, मतलब 3 लोग हो जाएंगे। और इन जनरल तो 2 मेल के सामने होना चाहिए, 2 मेल विटनेस होना ही चाहिए, जो मुस्लिम होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए और मेजर होने चाहिए, ठीक है। शिया कानून में इनकी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इन शिया लॉ द विटनेसेस आर नॉट नेसेसरी। देखो, शादी के वक्त में, निकाह के वक्त में विटनेसेस की ज़रूरत नहीं होती शियाओं में, लेकिन डाइवोर्स में रहेगी। उसी तरह उसका उल्टा कर लेते हैं, सुन्नी में शादी के वक्त विटनेसेस की ज़रूरत होती है, लेकिन डाइवोर्स में विटनेसेस की ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं हम लोग 4th पॉइंट के बारे में। 4th एसेंशियल क्या है? मुस्लिम लॉ डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी स्पेसिफिक वर्ड्स टू बी अटर्ड एट द ओकेजन, दो द यूजुअल फॉर्म इज़ आई हैव मैरिड माई सेल्फ टू यू एंड द अदर सेज आई हैव कंसेंटेड माई सेल्फ टू यू, ठीक है। ये हिदाया 25 में लिखा हुआ है आपको, ठीक। तो मुस्लिम लॉ कोई प्रिस्क्राइब नहीं करता स्पेसिफिक वर्ड्स जो कि अटर किए जाएंगे इस ओकेजन पे किसी यूजुअल फॉर्म में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सामने वाला ये बोल देता कि भाई मैं अपने आप को आपसे शादी कर रहा हूँ, और दूसरा बोलता कि भाई मैं भी कंसेंट दे रही हूँ अकॉर्डिंगली, तो वहाँ पर आपकी शादी पूरी हो गई। The words used is offer and acceptance must clearly and unequivocally convey the intention to be married. If proper words are not used, consummation of marriage cures the deficiency. अब यहाँ पर आप ये समझिए कि शादी के लिए आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, और अनइक्विवोकल होना चाहिए, मतलब कोई कंडीशनल एक्सेप्टेंस ना हो, अनइक्विवोकल हो और क्लियर हो, और इंटेंशन भी क्लियर हो रही हो कि शादी करने की इंटेंशन है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बात को आप याद रखेंगे कि प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं आप एक्सेप्टेंस और क्या कहते हैं ऑफ़र के लिए, तो उस केस में शादी होने के बाद कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज जो होगी वो ही आपकी क्योर कर देगी डेफिशिएंसी को, ठीक है। 5वां पॉइंट हमारा कहता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट वन एंड इन और एट द सेम मीटिंग। A proposal made at one meeting and an acceptance made at another meeting does not constitute a valid marriage. अब यहाँ पर आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कोई ऑफ़र कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो सेम मीटिंग में ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑफ़र किसी और मीटिंग में किया था और एक्सेप्टेंस किसी और मीटिंग में हुई थी। तो वैलिड मैरिज के लिए ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट क्या, एट द सेम मीटिंग, ठीक है, सेम मीटिंग में ही होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। इफ़ द पार्टीज़ आर मेजर दे मस्ट मेक ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस देमसेल्व्स। तो अगर पार्टीज़ मेजर हैं तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस खुद से ही करेंगी, पर अगर माइनर हैं या लुनेटिक हैं, मतलब माइनर हैं, छोटे हैं, मतलब उनकी माइनॉरिटी की एज है, और लुनेटिक्स मतलब पागल, ठीक है, लुनेटिक हैं, तो गार्जियन परफॉर्म कर सकते हैं इस फंक्शन को। तो बच्चों के लिए और लुनेटिक्स के लिए गार्जियन परफॉर्म करेंगे ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का, और जो मेजर हैं, साउंड माइंड के लिए हैं, उनके लिए वो लोग खुद ही अपनी ऑफ़र और एक्सेप्टेंस करते हैं। पॉइंट नंबर 7 बोलता है नाइदर राइटिंग नॉर एनी रिलीजियस सेरेमनी इज एसेंशियल दो अ काजी और अ मुल्ला इज यूजुअली प्रेजेंट ऑन द ओकेजन हु रिसाइट सर्टेन कुरानिक वर्सेस। साथ ही साथ यहाँ पर हमें फिर वापस क्लियर हो जाता है कि कुछ भी लिखित में करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, या कोई रिलीजियस सेरेमनी ज़रूरी नहीं है। बेशक काजी या मुल्ला प्रेजेंट रहते हैं उस ओकेजन पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? It is a unique aspect of Muslim law that certain agreements entered into at the time of marriage which relates to regulation of matrimonial life. In the deed of marriage, all the conditions of marriage such as amount of dower, question relating to children's custody or any other condition, example wife can get divorce in case a husband takes second wife, provisions relating to wife's maintenance etc. are incorporated. अब देखो भाई, जो भी यूजुअल यूनिक एस्पेक्ट्स हैं मुस्लिम लॉ का वो ये है कि भाई अग्रीमेंट होता है आपका एट द टाइम ऑफ द मैरिज। इट इज़ अ यूनिक एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम लॉ कि भाई निकाह नामा होता है, निकाह में निकाह नामा चलता है आपका, ठीक है, जिसे काबिल नामा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यूनिक एस्पेक्ट मुस्लिम लॉ का है कि कुछ अग्रीमेंट एंटर किए जाते हैं शादी के समय में, और ये रेगुलेट करते हैं मैट्रिमोनियल लाइफ को। अब ये जो डीड ऑफ मैरिज है, जैसे निकाह नामा मैं कह रहा हूँ, इसमें कंडीशंस रहती हैं कि भाई क्या अमाउंट ऑफ डावर रहेगा, मतलब मेहर कितना रहेगा, उसी तरह कि बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी, या बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि हस्बैंड के क्या कहते हैं वाइफ के पास डाइवोर्स का अधिकार होगा जहाँ पर पति एक और बीवी लेकर आ जाते हैं, ठीक है, ये सभी को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। सम ऑफ द कंडीशंस विच मे नॉट बी वैलिडली स्टिपुलेटेड इन निकाह नामा आर हस्बैंड शैल बी बाउंड टू लिव एट वाइफ्स हाउस विद हर पेरेंट्स, हस्बैंड शैल बी divested of the power of divorce, and agreement as to future separation as agreement that the wife shall be at the liberty to live permanently with her parents etc. अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो निकाह नामा में नहीं डाली जा सकती एज कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर मैरिज, मतलब कंडीशन एट द टाइम ऑफ मैरिज ये नहीं रखा जा सकता। तो ये कंडीशंस कौन कौन सी हैं? ऐसी कंडीशन जहाँ पर बीवी पति से लिखवा ले निकाह नामा में कि भाई पति जो है वो बीवी के साथ उनके घर पर ही रहेंगे, उनके पेरेंट्स के पास, ठीक है, ये नहीं लिखा जा सकता। उसी तरह हस्बैंड जो है उनके पास पावर ही नहीं होगी डाइवोर्स देने की बीवी को, या फ्यूचर सेपरेशन का अग्रीमेंट है कि भाई इतने साल के बाद हम अलग अलग हो जाएंगे, ऐसी कोई बात अगर स्टिपुलेशन है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। या आखिरी चीज़
कि वाइफ जो है वो कभी भी रह सकती है अपने पेरेंट्स के साथ परमानेंटली। ऐसी बातें कभी भी आप निकाहनामा में नहीं डाल सकते। अब बात करते हैं प्रोसीजर एट अ मुस्लिम मैरिज। अब प्रोसीजर क्या है? द प्रोसीजर एट मैरिज एज पर द मुस्लिम पर्सनल लॉ इज द गर्ल आस्क्ड within the hearing of witnesses whether she agrees to marriage for the dower offered by the husband. Details of the dower are given. When the girl says yes or signifies her consent by some other method, then mullah asks husband whether he offers to marry. He says yes. Then a relation of girl acting as agent asked by mullah whether he agrees. He says yes. Witnesses are present so that if there is any doubt, the mullah can question them as to whether the relation of girl is a duly authorized agent. तो यहाँ पर आप क्लैरिटी ले लेते हैं कि भाई कैसे शादी होती है। भाई पहले तो लड़की से पूछा जाता है कि भाई क्या वो हाँ बोल रही है, अगर एक पर्टिकुलर महर के क्या कहते हैं अमाउंट के कंटेक्स्ट में। अगर वाइफ हाँ बोल देती हैं तो उसके बाद लड़के से पूछा जाता है, लड़का हाँ बोल देता है तो आपकी शादी पक्की हो जाती है, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ पर लड़की के जो ऑथराइज एजेंट है उनसे पूछा जा सकता है, या जो लड़के के ऑथराइज एजेंट है उनसे पूछा जा सकता है अगर कोई डाउट होता है। ठीक है। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ वैलिड रिटायरमेंट देखते हैं क्या कहता है। इन मुस्लिम लॉ, consummation of marriage cures deficiency of formalities when the husband and the wife are alone together under circumstances which present no legal, moral and physical impediment to marital intercourse. They are said to be in valid retirement. A valid retirement जिसे हम खिलावत उस सहीहा कहते हैं, raises a presumption of consummation of marriage. ठीक है, खिलावत उस सहीहा। ठीक है, इसे प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज ये एक वैलिड प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज रेज कर देता। तो जहाँ पर पति पत्नी साथ में रह रहे हैं और कोई भी फिजिकल इम्पेडिमेंट नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है, ना ही कोई मॉरल ना ही कोई लीगल या कोई फिजिकल इम्पेडिमेंट नहीं है मैरिटल इंटरकोर्स में, वहाँ पर कहा जाएगा कि पति पत्नी एक वैलिड रिटायरमेंट में है। ठीक है, ऐसी वैलिड रिटायरमेंट प्रिजम्पशन रेज करती है कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज। A valid retirement in Sunni law has the same legal effect as actual consummation as regards dower, establishment of paternity, observance of iddat, maintenance and bar of marriage with wife's sister. अब ये वैलिड रिटायरमेंट की प्रिजम्पशन मात्र से क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं सामने, ये आपकी आ जाती हैं कि भाई डावर अब देना पड़ेगा, कॉन्ज्यूमेशन हो गई है तो भाई डावर का जो अगर कोई कॉन्टेक्स्ट में डावर के कॉन्टेक्स्ट में जो कॉन्ज्यूमेशन है वो चीज़ वैलिड हो जाती है। उसी तरह पैटर्निटी, जो भी बच्चा पैदा होगा वो इनका ही माना जाएगा। इद्दत ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस भी देना पड़ सकता है, और दूसरी शादी वाइफ की बहन के साथ शादी करना बार हो जाता है। बट इट हैज़ नॉट द सेम इफेक्ट एज एक्चुअल कॉन्ज्यूमेशन एज रिगार्ड्स द बार ऑफ मैरिज विद वाइफ्स डॉटर और द बार ऑफ री मैरिज बिटवीन डाइवोर्सीज। पर ये जो प्रिजम्पशन है, इस प्रिजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बार हो जाए शादी करने से वाइफ की बेटी से, या उसके पास उसके ऊपर बार लग जाए री मैरिज का, डाइवोर्सीज है मतलब डाइवोर्सीज हैं अगर वो, तो री मैरिज का बार लग जाए, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये वैलिड रिटायरमेंट ऐसी प्रिजम्पशन नहीं देता। तो कुछ प्रिजम्पशंस तो वैलिड रिटायरमेंट दे देगा, लेकिन इन प्रिजम्पशंस की वैलिडिटी इक्वल नहीं होगी एक्चुअल कॉन्ज्यूमेशन से अगर मैं कंपेयर करूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि वैलिड रिटायरमेंट से आप कह सकते हैं कि हाँ भाई प्रिज्यूम कर रहे हैं कि कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज है, लेकिन एक्चुअल कॉन्ज्यूमेशन से जो बार लगते हैं वो बार वैलिड रिटायरमेंट से नहीं लगेंगे। अब ऐसे दो बार हैं जो वैलिड रिटायरमेंट से नहीं लगते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल कॉन्ज्यूमेशन के बाद ही लग पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ की बेटी से शादी करना। अगर किसी की वाइफ है और उनकी बेटी है किसी दूसरे पति से कभी रही होगी, तो उनकी बेटी से ये शादी कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि इन्होंने अपनी प्रेजेंट वाइफ के साथ कॉन्ज्यूमेट ना की हो मैरिज। उसी तरह अगर वैलिडली रिटायरमेंट में हैं, अगर वैलिड रिटायरमेंट यहाँ प्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी शादी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि ये बार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कॉन्ज्यूमेशन ही बार करेगा। उसी तरह री मैरिज बिटवीन डाइवोर्सीज भी बार नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रूफ या प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज पे आ जाते हैं।
The question of Muslim marriage is a question of fact which may be proved by direct evidence, called witnesses present at the time, producing nikahnama signed by the parties, or by indirect evidence raising a presumption of marriage. तो देखो presumption जो है उसका प्रूफ कैसे होगा भाई? presumption है, proof of marriage क्या होता है? तो यहाँ पर यही होता है कि भाई जो लोग डायरेक्ट एविडेंस थे या इनडायरेक्ट एविडेंस, दो तरीके से हो सकता है। तो डायरेक्ट एविडेंस में कौन है? जो लोग निकाह के वक्त में प्रेजेंट थे एज विटनेस, या निकाहनामा जो पार्टीज ने साइन किया है वो दिखाना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे तो डायरेक्ट आ गए। फिर इनडायरेक्ट एविडेंस है आपके प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, दैट इज अ वैलिड रिटायरमेंट। आपको दिख ही रहा है कि पति पत्नी साथ में रहते हैं, है ना। अंडर मुस्लिम लॉ लाइक हिंदू लॉ, the prolonged and continuous cohabitation raises a presumption of valid marriage. However, it must be proved that the man treated the woman as wife and recognized her as such with intention and knowledge of giving her the status of wife. ठीक है, ये आपका रोशन भाई वर्सेस सुखमन के केस में बोला था। ठीक है, कि हिंदू लॉ की तरह ही मुस्लिम लॉ भी प्रिजम्पशन कर लेगा, एक वैलिड प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज कर लेगा अगर पति पत्नी साथ में कोहैबिट कर रहे हैं। मतलब अगर दे आर लिविंग टुगेदर, अगर साथ में रह रहे हैं, कोहैबिटेशन साथ में है और कॉन्टिन्यूस और लंबे समय तक है, तो ये बात मान ली जाएगी कि ये दोनों शादीशुदा है। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है, इट इज़ ऑल सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि जो इंसान है, आदमी है, वो उस औरत को अपनी बीवी की तरह ट्रीट करते हैं, उनका इंटेंशन है और उनको नॉलेज भी है कि वो इस औरत को स्टेटस दे रहे हैं वाइफ का। ठीक है, आगे चलो। ऑल्सो there has been conduct on his part amounting to acknowledgement of the legitimacy of children born after cohabitation. It may be noted that mere concubine, a woman has no status in Muslim. अब कोई औरत मियरली कॉन्क्यूबाइन है तो उनका स्टेटस वाइफ का नहीं बन जाता मुस्लिम लॉ में। ठीक है, पर अगर कोई इंसान प्रॉपर तरीके से वाइफ को रखे हुए, मतलब एक औरत के साथ रह रहे हैं, कोहैबिट कर रहे हैं, उनको स्टेटस भी दे रहे हैं वाइफ का, उनको एज एन इंट्रोड्यूस भी कर रखा है सोसाइटी में एज अ वाइफ, और एक्नॉलेज भी करते हैं जो भी बच्चे पैदा हुए हैं कि उनके खुद के बच्चे हैं, तो ये हम मानेंगे कि इन लोगों की शादी हो गई होगी। ठीक है, पर कॉन्क्यूबाइनेज का कोई स्टेटस नहीं होता मुस्लिम लॉ में एज वाइफ। ठीक है, कोई भी कॉन्क्यूबाइन है उसका स्टेटस नहीं है वाइफ का। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज पे आते हैं। Under Muslim law, like Hindu law, there is no union law for registration of Muslim marriages. Some statutes provide for registration of marriage and divorce. अब कुछ स्टेटें हैं जहाँ पर शादी करना, मतलब मैरिज का रजिस्टर कराना या डाइवोर्स का रजिस्टर कराना नेसेसरी है, लेकिन मुस्लिम लॉ के अंतर्गत हिंदू लॉ की तरह ही कोई भी यूनियन का कानून एज सच नहीं है जो पर्टिकुलरली शादियों को रजिस्टर करने के लिए बोलता हो कि भाई शादी को आप रजिस्टर कराइए ही कराइए, ऐसा नहीं है। ठीक है, कैपेसिटी फॉर मैरिज की बात करते हैं। आप कैपेसिटी फॉर मैरिज क्या होता है? एवरी मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड हु हैज़ अटेन्ड प्यूबर्टी दैट इज मेजर मे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। इन मुस्लिम लॉ एज ऑफ मेजॉरिटी is understood with reference to attaining the age of puberty. Puberty is presumed in the absence of evidence on completion of age of 15. यहाँ पर अब हमें क्लियर हो जाता है कि भाई कैपेसिटी ऑफ मैरिज क्या है। तो कैपेसिटी ऑफ मैरिज यहाँ पर ये है कि बंदा मेजर होना चाहिए। ठीक है, और मेजर कौन होगा? मेजर वही होगा जिसने प्यूबर्टी की एज अटेन कर ली हो। प्यूबर्टी की जो एज होती है वो प्रिज्यूम की जाती है, और जहाँ पर कोई प्रिजम्पशन एज सच नहीं है, वहाँ पर 15 साल जहाँ पर बंदे ने अचीव कर लिया वहीं पर ही कंप्लीट करती 15 ईयर्स कंप्लीट होते ही आप कह देंगे ही इज़ मेजर। तो प्यूबर्टी की एज है 15 ईयर्स मुस्लिम लॉ के हिसाब से। अब बात करते हैं लुनेटिक की। तो लुनेटिक्स person of unsound mind and minors who have not attained puberty may be validly married by their guardian. Obviously, तो जहाँ पर कोई इंसान है अनसाउंड माइंड का है या माइनर है और उसने प्यूबर्टी अटेन नहीं किया तभी माइनर है, तो उस केस में गार्जियन ही है जो शादी कर सकते हैं। The marriage contracted by minor himself is nullity. Thus, under Muslim law, the parties to the marriage should have either the capacity to marry or capacity to be married. तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट क्लियर हो जाते हैं। सब में पहली बात कि अगर माइनर शादी करने की कोशिश करते हैं तो वो नलिटी हो जाएगी, और दूसरी बात ये कि शादी करने के लिए मुस्लिम लॉ में आपके पास कैपेसिटी टू मैरिज होना ज़रूरी है, या कैपेसिटी टू बी गेट मैरिड भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। द इंडियन मेजॉरिटीज़ एक्ट 1875 डू नॉट अप्लाई टू मुस्लिम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज, डावर, डाइवोर्स। द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 दो पीनल एंड प्यूनिटिव डू नॉट रेंडर मैरिजेस बिटवीन माइनर्स इनवैलिड। अब यहाँ पर दो नई बातें हमने देखी कि भाई जो मेजॉरिटीज़ एक्ट है, इंडियन मेजॉरिटीज़ एक्ट 1875 का है, वो मुस्लिम लॉ पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ना ही शादी पे, डाइवोर्स पे, डावर पे कहीं अप्लाई नहीं हो रहा इंडियन मेजॉरिटीज़ एक्ट 1875। उसी तरह चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट 1929 अप्लाई तो होता है लेकिन शादी को इनवैलिड नहीं करता। अगर माइनर्स के बीच में शादी हो जाए तो उसे इनवैलिड नहीं डिक्लेयर करेगा। ठीक है, तो सज़ा हो सकती है लेकिन इनवैलिड नहीं है। The consent of major is necessary for the valid marriage, and marriage brought about without his or her
consent is void. Further, when consent to marriage has been obtained by force or fraud, the marriage is invalid unless it is ratified. Where consent of marriage has not been obtained, ठीक है, consummation that is sexual intercourse against the will of the woman will not validate the marriage. अब यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में एक क्लैरिटी हो जाती है कि भाई मेजर की कंसेंट लेना ज़रूरी है एक वैलिड शादी के, ठीक है। तो कोई भी मेजर इंसान है उसकी कंसेंट बहुत ज़रूरी है वैलिड शादी के लिए। जो मैरिज ब्रॉट की जाती है बिना कंसेंट के उसको आप वॉइड कह दोगे, ये बात हमें क्लियर है। गुलाम बीबी वर्सेस मोहम्मद शफ़ी के केस में ये बात बोलती थी कि बिना कंसेंट के मैरिज वॉइड होती है। साथ ही साथ जहाँ पर कंसेंट टू मैरिज को ऑब्टेन किया गया है फोर्स से या फ्रॉड से, ठीक है, मैरिज इनवैलिड हो जाएगी। तो फोर्स लगाया है या फ्रॉड से शादी की गई है तो वो शादी इनवैलिड है अनलेस इट इज़ रेटिफाइड। अगर उसे रेटिफाई कर दिया तो ठीक है, दोनों लोगों ने पता करते हुए भी कि फोर्स और फ्रॉड और उसे एक्सेप्ट कर लिया तो बात ठीक है, वरना अगर वो रेटिफाई नहीं करते तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। उसी तरह जहाँ पर कंसेंट ज़बरदस्ती ऑब्टेन किया गया है कॉन्ज्यूमेशन से, क्योंकि हमें पता है जहाँ पर मैरिज की लेजिटिमेसी क्लियर नहीं हो रही है वहाँ पे कॉन्ज्यूमेशन क्योर कर देती है मैरिज को, ठीक है, उसे वैलिड बना देती है। तो ऐसा कॉन्ज्यूमेशन जो कि फोर्सफुली किया गया है वुमेन के विल के अगेंस्ट तो वो वैलिड नहीं कर देगा शादी को, वो इनवैलिड ही मानी जाएगी शादी, ठीक है। सीम्स लॉजिकल इनफ। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक नंबर 5 के ऊपर, बार टू मुस्लिम मैरिज। अब भाई क्या क्या बार है मुस्लिम मैरिजेस पे, ठीक है। अब क्या क्या बार है मतलब क्या क्या आपके इम्पेडिमेंट्स है जो शादी नहीं करने बैठता होता। तो क्या बोलता है, मियरली बिकॉज अ मुस्लिम हैज़ द कैपेसिटी टू मैरी एंड ऑल द एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज आर फुलफिल्ड डज नॉट बाय इटसेल्फ मेक्स अ मुस्लिम मैरिज वैलिड। देयर शुड बी नो लीगल बार. These bar can be of two types, absolute and relative. The violation of absolute and perpetual bar makes the marriage void, while the violation of relative or temporary bar makes the marriage irregular in सुन्नी लॉ and void or valid in शिया लॉ. अब देखो भाई, यहाँ पर आपको एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा, सुन्नी और शिया में दो एस्पेक्ट्स आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट मैरिज को लेके, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सुन्नी लॉ में मैरिज 3 तरीके की हो सकती हैं और शियाओं में सिर्फ 2 तरीके की। सुन्नी में 3 तरीके की मैरिज का ये कंटेक्स्ट है कि कोई भी मैरिज या तो वैलिड होगी, या तो वॉइडेबल होगी, ठीक है, या इनवैलिड होगी, ठीक है। मतलब वॉइडेबल नहीं, उसे इर्रेगुलर कहते हैं, वॉइडेबल तो गलत टर्म हो जाएगा, इर्रेगुलर कहते हैं, और तीसरी हो जाएगी आपकी वॉइड मैरिज। तो वैलिड, इर्रेगुलर एंड वॉइड, जैसे हम सही, बातिल और फासिद कहते हैं। तो सही शादी वो होगी जो वैलिड होगी, ठीक है, फिर आपका फासिद वो हो जाएगी जो आपकी इर्रेगुलर होगी, और बातिल ऐसी जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि गलत है। शियाओं में सिर्फ 2 ही तरीके की शादी होती है, सही और फासिद, ठीक है, उसमें बातिल का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मतलब शादी या तो वैलिड होगी या इनवैलिड होगी, उसमें इर्रेगुलरिटी का कोई मतलब नहीं है। तो जो भी शादी इर्रेगुलर है सुन्नियों में, वो शादी आपकी वॉइड ही मानी जाती है शियाओं में। याद रखेंगे, वापस मैं बोल देता हूँ कि शादी जो होती है वो आपकी सुन्नियों में 3 टाइप की हो सकती है, या तो वैलिड होगी, या इर्रेगुलर होगी, या आपकी वॉइड होगी। और जो आपके शिया हैं उसमें या तो वैलिड होगी या वॉइड होगी। जो शादी इर्रेगुलर है सुन्नियों में वो शादी वॉइड कहलाएगी शियाओं में, ठीक है, और वैलिड तो दोनों में वैलिड ही है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि कैपेसिटी जो होती है किसी भी मुसलमान की शादी करने की, वो 2 तरीके की होती हैं। मतलब अगर कैपेसिटी है, सब कुछ है, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो आपकी शादी यूजुअली वैलिड हो जाती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वैलिडिटी आपको इन्हीं चीज़ों मात्रों से नहीं मिल जाती। मतलब सिर्फ इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं एसेंशियल्स को फुलफ़िल करने से नहीं मिल जाती, वहाँ पे कोई लीगल बार नहीं होना चाहिए। अब ये जो लीगल बार है शादी में वो 2 तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो अगर आपका एब्सोल्यूट बार है, जिसको मैं कहता हूँ परपेचुअल बार भी, तो परपेचुअल बार होते हुए भी अगर कोई इंसान शादी करता है तो वो शादी आपकी वॉइड कहलाती है। उसी तरह अगर कोई टेम्परेरी बार है, ठीक है, तो टेम्परेरी बार है और तब शादी करता है तो शादी कहलाएगी इर्रेगुलर सुन्नियों में। और ऑफ कोर्स जैसे कि पहले बताया, शियाओं में इर्रेगुलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो वॉइड ही मानी जाती है शिया में, ठीक है। अब इसको आगे समझते हैं। एब्सोल्यूट बार, जिसको कहते हैं वॉइड मैरिजेस, क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्जेंग्विनिटी। अब कॉन्जेंग्विनिटी के ग्राउंड पर प्रोहिबिशन, ठीक है, एब्सोल्यूट बार होता है कॉन्जेंग्विनिटी के ग्राउंड पे प्रोहिबिशन, ठीक है। तो मुस्लिम इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग द फॉलोइंग ब्लड रिलेशंस। अब इन ब्लड रिलेशंस में शादी नहीं कर सकता एक मुस्लिम मेल। वो क्या क्या ब्लड रिलेशंस है देखते हैं। मदर, ग्रैंड मदर, हाउ हाई सो एवर, तो माँ और ग्रैंड मदर दादी, जितनी ऊपर हो
उनसे शादी नहीं की जा सकती। डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर, बेटी या क्या कहते हैं पोती, उनमें शादी नहीं की जा सकती। सिस्टर, फुल, हाफ और यूट्राइन, तो सिस्टर चाहे फुल सिस्टर हो, हाफ सिस्टर हो, यूट्राइन सिस्टर हो, शादी नहीं होगी। नीस, दैट इज़ ब्रदर और सिस्टर्स डॉटर, तो नीस ब्रदर और सिस्टर्स डॉटर, और ग्रैंड नीस ब्रदर और सिस्टर्स डॉटर्स डॉटर, हाउ लो सो एवर, तो उधर भी शादी नहीं होगी। फिर आ जाते हैं आखिरी में आंट और ग्रेट आंट, ठीक है, आंट और ग्रेट आंट, हाउ हाई सो एवर, वेदर पेटर्नल और मेटर्नल, दैट इज़ फादर्स सिस्टर और मदर्स सिस्टर एक्सेट्रा, जितनी हाई हो जितनी लो हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू कैन नॉट मैरी, ठीक है। तो ये आपके आ गए एक तरीके के प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्जिग्विनिटी। तो ये आपके एब्सोल्यूट बार्स हैं, इसमें शादी करेंगे तो वॉइड शादी कहलाएगी। द एक्सप्रेशन हाउ हाई सो एवर और हाउ लो सो एवर मीन्स असेंडेंट्स और ऑफ एनी डिग्री एंड डिसेंडेंट्स ऑफ एनी डिग्री, तो असेंडेंट्स मतलब जो आपके ऊपर हैं और डिसेंडेंट्स जो आपके नीचे हैं, किसी भी डिग्री के हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बार ही कहलाएगा, ठीक है। तो हाउ हाई सो एवर और हाउ लो सो एवर इज़ लाइक नो पर्टिकुलर लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है डिग्री में, किसी भी डिग्री के हों। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। पॉइंट नंबर 2 आपका होता है प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एफिनिटी। अब तो आपने कॉन्जिग्विनिटी समझ लिया, अब आप एफिनिटी समझें। कॉन्जिग्विनिटी इन शॉर्ट ब्लड रिलेटिव्स थे, एफिनिटी आपके आ जाएंगे ऑन अकाउंट ऑफ मैरिज और सर्टेन रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो अब मुस्लिम इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग सर्टेन पर्सन रिलेशनशिप्स विद होम अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमें क्लियर हो जाता है कि एफिनिटी का मतलब है ऑन द अकाउंट ऑफ मैरिज, ऐसे रिलेशनशिप्स, ठीक है, ऐसे संबंध जो शादी की वजह से आए थे। तो क्या बोल रहा है, पहला बताते हैं, असेंडेंट्स ऑफ एनी वाइफ ऑफ हिज वाइफ। अब भाई बीवी के असेंडेंट्स, ठीक है, तो वाइफ्स मदर्स ग्रैंड मदर, ठीक है, वाइफ्स मदर या ग्रैंड मदर, ठीक है। उसी तरह डिसेंडेंट्स ऑफ वाइफ, वाइफ्स डॉटर और ग्रैंड डॉटर। फिर वाइफ ऑफ एनी असेंडेंट, ठीक है, किसी भी असेंडेंट की वाइफ, ठीक है, जो भी मतलब आदमी से ऊपर कोई भी आदमी है उनकी वाइफ, ठीक है। वाइफ ऑफ एनी डिसेंडेंट, वाइफ ऑफ एनी डिसेंडेंट, किसी भी डिसेंडेंट की वाइफ, उनसे शादी नहीं हो सकती। ये आपका एफिनिटी के बेसिस पे होगा, ठीक। दी असेंडेंट एंड डिफेंडेंट मे बी ऑफ एनी डिग्री, ठीक है, जो आपके असेंडेंट होंगे या डिफेंडेंट होंगे वो किसी भी डिग्री के हो सकते हैं। द रूल इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू वुमेन, दस अ वुमेन कैन नॉट मैरी हर डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है जो असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स है मे बी ऑफ एनी डिग्री, वो किसी भी डिग्री के हो सकते हैं, असेंडेंट और डिसेंडेंट किसी भी डिग्री के हो सकते हैं। रूल ये है कि ये एप्लीकेबल रहेगा औरतों पर भी, द रूल इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन विमेन। दस विमेन कैन नॉट मैरी हर डॉटर्स हस्बैंड और डॉटर्स हस्बैंड, तो अपने दामाद से शादी नहीं कर सकती और दामाद की बेटी की दामाद से, ठीक है, उनसे भी शादी नहीं कर सकती, ठीक। द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप विद वाइफ्स डॉटर और वाइफ्स डॉटर्स डॉटर, जो कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है वाइफ की बेटी से या वाइफ की बेटी से, अराइज ओनली इफ़ द मैरिज विद दैट वाइफ इज़ कॉन्ज्यूमेटेड। अब मैंने ऊपर ही पहले आपको बताया था कि वाइफ की डॉटर से तब शादी नहीं हो सकती जहाँ पर शादी कॉन्ज्यूमेट हुई थी वाइफ के साथ, ठीक है, या वाइफ की बेटी से शादी नहीं हो सकती जहाँ पे जो मैरिज थी वो कॉन्ज्यूमेट हुई थी। इन अदर केसेस द प्रोहिबिशन बाय एफिनिटी अराइजेस इवन दो द मैरिज हैज़ नॉट बीन कॉन्ज्यूमेटेड। बाकी सभी केसेस में, मतलब एफिनिटी के बाकी सभी केसेस में फ़र्क नहीं पड़ता मैरिज कॉन्ज्यूमेट हुई हो ना हुई हो वाइफ के साथ। ये दो ऐसे एस्पेक्ट हैं कि वाइफ की डॉटर के कंटेक्स्ट में, सिर्फ और सिर्फ वाइफ की डॉटर के कंटेक्स्ट में और वाइफ की डॉटर की कंटेक्स्ट में ही सिर्फ बात होती है जहाँ पर मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है तो शादी हो सकती है, वरना अदरवाइज़ नहीं होगी, ठीक है। बाकी सभी केस में तो शादी नहीं ही हो सकती। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉस्टरेज। अब फॉस्टरेज के बेसिस पे प्रोहिबिशन क्या कहता है, whosoever is prohibited by consanguinity or affinity is prohibited by reason of fosterage. Example, a Muslim male cannot marry the foster mother, foster sister or foster mother's daughter. However, a Muslim may contract a valid marriage with sister's foster mother, foster sister's mother, foster son's sister और foster brother's sister. अब यहाँ पर आप ये समझिए कि जहाँ पर फॉस्टर रिलेशन डायरेक्टली हस्बैंड से लग रहा है वहाँ पर फॉस्टर रिलेशन के साथ जुड़े हुए किसी भी इंसान के साथ शादी नहीं की जा सकती। लेकिन जहाँ पर फॉस्टरेज का रिलेशनशिप नहीं लग रहा है डायरेक्ट और जो थर्ड रिलेशन अटैच हो रहा है वो फॉस्टर है, वहाँ पर शादी की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस एक बार समझा देता हूँ जो मैंने बोला कि फॉस्टरेज जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है मुस्लिम मेल से।
जहाँ पर मुस्लिम मेल से डायरेक्टली रिलेटेड है वहाँ पर आप शादी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फॉस्टर मदर से शादी नहीं की जा सकती, उसी तरह फॉस्टर सिस्टर से शादी नहीं की जा सकती, उसी तरह फॉस्टर मदर्स डॉटर से शादी नहीं की जाती। मतलब फॉस्टर माँ है उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकते, या तो फॉस्टर माँ से शादी नहीं कर सकते, फॉस्टर सिस्टर से भी शादी नहीं कर सकते। लेकिन मान लेते हैं अगर बहन की फॉस्टर मदर है कोई तो उससे शादी की जा सकती है, ठीक है। आपकी फॉस्टर मदर नहीं है, बहन की फॉस्टर मदर है, तो बहन की फॉस्टर मदर से शादी की जा सकती है, लेकिन फॉस्टर मदर की बहन बेटी से शादी नहीं की जा सकती, ठीक है। देखिए आपकी सिस्टर एक तरीके से फॉस्टर मदर की बेटी लगी, लेकिन ये जो आपकी सिस्टर है वे बीच में है फॉस्टर मदर के, ठीक है। तो ये औरत फॉस्टर मदर आपकी नहीं है, आपकी बहन की फॉस्टर मदर है, तो आप इस औरत से शादी कर सकते हैं। उसी तरह फॉस्टर सिस्टर्स मदर, तो फॉस्टर सिस्टर की जो माँ है उससे शादी की जा सकती है, जो कि मैंने इधर वापस बताया था आपको, है ना, क्लैरिटी के साथ। उसी के बाद फॉस्टर सन्स सिस्टर, अगर फॉस्टर सन की बहन है उससे भी शादी की जा सकती है, ठीक है। और फॉस्टर ब्रदर्स सिस्टर, अगर फॉस्टर ब्रदर की सिस्टर है, ठीक है, तो उससे भी शादी की जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है प्लूरैलिटी ऑफ हस्बैंड मैरिंग अनदर वाइफ। अब मान लेते हैं एक आदमी ने शादी की, प्लूरैलिटी की बात कर रहा है, मैरिंग अनदर वाइफ। अब मैरिज विद अ वुमन हु हैज़ हर हस्बैंड अलाइव एंड हु हैज़ नॉट बीन डाइवोर्स्ड बाय हिम इज़ वॉइड। तो किसी भी औरत से शादी करना जिसका पति जिंदा है, ऐसी शादी वॉइड हो जाती है। आगे क्या कहता है सॉरी गाइस, आगे क्या कहता है, इट मे बी नोटेड दैट अनलाइक हिंदू लॉ देयर इज़ नो प्रोहिबिशन इन मुस्लिम लॉ फॉर मैरिज ऑफ टू कजन्स। अब दो कजन्स के बीच में शादी की जा सकती है, ठीक है, पैरेलल एज वेल एज क्रॉस। तो क्रॉस कजन्स के बीच में और पैरेलल कजन्स के बीच में मुस्लिम लॉ में शादी की जा सकती है, लेकिन हिंदू लॉ में अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल ब्रदर्स डॉटर एंड सिस्टर्स सन, और ब्रदर्स डॉटर एंड ब्रदर्स सन, वहाँ पे शादी की जा सकती है। फर्दर मैरिज विद अ ब्रदर्स विडो इज़ वैलिड इन मुस्लिम लॉ। तो मैरिज करना ब्रदर की विडो के साथ वैलिड है मुस्लिम लॉ में, लेकिन ये इनवैलिड हो जाता है हिंदू लॉ में। तो एज देयर इज़ नो प्रोहिबिशन विद रिगार्ड टू सच मैरिजेस, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है। हाउएवर मैरिज विद अ प्री डिसीज्ड वाइफ्स मदर इज़ एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड इन मुस्लिम लॉ। तो अपनी मरी हुई बीवी की माँ से शादी करना प्रोहिबिटेड है मुस्लिम लॉ में ऑन द ग्राउंड ऑफ एफिनिटी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो ये तो आपने समझ लिया आपका जो आपका परपेचुअल बार था, ठीक है, एब्सोल्यूट बार था। अब अगला टॉपिक जो हमारे सामने आता है वो आ जाता है हमारे पास रिलेटिव बार, जिसे हम कहेंगे इर्रेगुलर हैं या वॉइड मैरिजेस हैं। मतलब इर्रेगुलर आपकी हो गई सुन्नियों में, और ये इनवैलिड या वॉइड शादियां हो जाती हैं शियाओं में। 5 सेकंड का वाटर ब्रेक ले लेते हैं गाइस, फिर शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव बार क्या कहता है? सच बार रेंडर्स अ मैरिज आइदर इरेगुलर और डू नॉट अफेक्ट इट्स वैलिडिटी एट ऑल। अब ऐसी शादी इरेगुलर बना देगी पर अफेक्ट नहीं करती वैलिडिटी को एट ऑल। वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं कर रही, इरेगुलर जरूर बना रही है लेकिन वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं कर रही। द बार बीइंग ऑफ अ रिकमेंडरी और मॉरल नेचर। अब ये जो बार है रिकमेंडेटरी बार है, मतलब रिकमेंडेड बार है और मॉरल नेचर का बार है। सच बार आर ऑफ टेम्पररी नेचर एंड कैन बी कॉट ओवर। मतलब इरेगुलरिटी को खत्म कर दोगे तो ये बार भी खत्म हो जाएगा। दस एन इरेगुलर मैरिज कैन बिकम वैलिड मैरिज एट द वायलेशन ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर इंसान की करनी से आप ऑब्वियसली इस बार को, रेगुलर बार को हटा सकते हैं। ठीक है, मतलब इरेगुलर को, ये जो बार लगा हुआ है आपके ऊपर, इसे हटा सकते हैं और शादी को रेगुलराइज कर सकते हैं। बस इस बार को हटाया जा सकता है, इसलिए इसको कहते हैं इरेगुलर, और या क्या कहते हैं, एक तरीके से आप रिलेटिव बार इसे कह सकते हैं। पर मैं फिर कहूँगा ये शादी को वॉइड नहीं करेगा इन सुन्नीज ओनली, लेकिन अगर शिया में आ जाता है तो ये वॉइड कर देगा मैरिज को, क्योंकि इरेगुलर मैरिज शियाओं में होती ही नहीं है। पहली बात देखते हैं। पहला कहता है अनलॉफुल कंजंक्शन। अगर कोई अनलॉफुल कंजंक्शन है तब क्या कहता है? अ मैन मे नॉट हैव एट द सेम टाइम 2 वाइफ्स who are so related to each other by consanguinity, affinity or fosterage that if either of them had been a male they could not have lawfully intermarried। तो आदमी ऐसी 2 औरतों से शादी नहीं करेगा
आदमी ऐसी दो औरतों से शादी नहीं करेगा जो ऐसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, इस तरीके से रिलेटेड हैं एक दूसरे से कि अगर उनमें से कोई एक भी मर्द होता तो वो आपस में शादी नहीं कर पाती। मान लीजिए दो सगी बहनों से शादी नहीं कर सकता एक मुस्लिम मेल। क्यों नहीं कर सकता एक मुस्लिम मेल दो सगी बहनों से शादी? दो सगी बहनों से शादी मुस्लिम मेल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर दो सगी बहनों में से कोई एक भी आदमी होती, एक भी मर्द होता, तो वो उनसे शादी नहीं कर पाती, है ना। आपस में शादी नहीं कर पाती ना दो सगी बहनें, मतलब अगर उनमें से कोई भी भाई होता तो वो आपस में शादी नहीं कर पाते, कोई भी आदमी होता तो शादी नहीं कर पाते, है ना। तो ऐसी किसी भी रिलेशन में दो औरतें नहीं रख सकता एक आदमी जहाँ पर दो औरतें एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड हैं जैसे कि एफिनिटी फॉस्टरेज, ठीक है, या कॉन्जुगेनिटी के थ्रू, जहाँ पर कोई भी एक मेल होता तो शादी अनलॉफुल होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दस अ पर्सन कैन नॉट मैरी टू सिस्टर्स और आंट एंड नीस, वही दो बहनों को या आंट को या नीस से शादी नहीं कर सकता। इफ़ शिया लॉ, इन शिया लॉ अ मैन मे मैरी हिज वाइफ्स आंट बट ही कैन नॉट मैरी हिज वाइफ्स नीस विदाउट द परमिशन ऑफ वाइफ, दैट इज आंट। अब यहाँ पर आप क्लियरली समझ जाइए कि शिया कानून के अंतर्गत एक आदमी बीवी की आंट से शादी कर सकता है, ठीक है, तो वाइफ की आंट से शादी कर सकता है शियाओं में। सुन्नियों में तो अलाउड ही नहीं है, लेकिन शिया में कर सकता है, ठीक है। आंट से शादी कर सकता है वाइफ की, मतलब वाइफ की बुआ हो गई, चाची हो गई, या क्या कहते हैं मामी हो गई, किसी से भी शादी कर सकता है पति, ठीक है। बट ही कैन नॉट मैरी हिज वाइफ्स नीस, वाइफ की नीस से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। पर तब ही कर पाएगा जब वाइफ की परमिशन होगी। तो देखो वाइफ अगर परमिशन दे दे तो उसकी नीस से शादी की जा सकती है, ठीक है। जब वाइफ परमिशन दे दे तो उससे शादी की जा सकती है, सब्जेक्ट टू द फैक्ट वाइफ परमिशन दे रही है तब नीस से शादी होगी, लेकिन आंट से शादी करने के लिए वाइफ की परमिशन की ज़रूरत नहीं। आगे कहता है अ मैन मे नॉट मैरी हिज वाइफ सिस्टर इन हिज वाइफ्स लाइफ टाइम बट अ मैन कैन मैरी हिज वाइफ सिस्टर आफ्टर डेथ और डाइवोर्स ऑफ द वाइफ। अब देख लीजिए, अगर वाइफ जिंदा है या वाइफ से डाइवोर्स हो जाता है तो उनकी बहन से शादी आप कर सकते हो, लेकिन जब तक वो ज़िंदा हैं, आपकी शादी हो गई है, जब तक आपकी शादी वैलिड है, आपकी वाइफ ज़िंदा है, ठीक है, आपकी वाइफ मैं कह रहा हूँ शादी वैलिड चल रही है, वाइफ जिंदा है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, तब तक आप वाइफ की बहन से शादी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है मैरिंग द फिफ्थ वाइफ, पांचवी बीवी लेके आना। अब भाई देखो, चार वाइफ तो अलाउड है मुस्लिम लॉ में, लेकिन पांचवी लेके आओगे तो वो इर्रेगुलर शादी होगी, आपको एक वाइफ को डाइवोर्स देना पड़ेगा इस शादी को वैलिड करने के लिए, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो क्या बोल रहा है, मुस्लिम मेल कैन ओनली हैव 4 वाइफ्स, ही कैन मैरी अ फिफ्थ वाइफ ओनली आफ्टर डाइवोर्सिंग वन ऑफ द 4 वाइफ्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस। भाई प्रॉपर विटनेस नहीं था, ओनली एप्लीकेबल अंडर सुन्नी लॉ। देखो सुन्नी कानून के अंदर शादी के वक्त में विटनेस चाहिए होते हैं, शिया कानून में ज़रूरत नहीं होती विटनेस की शादी के वक्त में, तो इसलिए वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर कहता है मैरिज ऑफ मुस्लिम मेजर विदाउट हिज और हर कंसेंट। अब देखो भाई, जहाँ पर मुस्लिम मेजर की शादी हो रही है उनकी कंसेंट के बिना, वहाँ पर जो शादी है वो आपकी इर्रेगुलर हो जाती है सुन्नियों में, लेकिन शियाओं में तो वॉइड ही रहेगी, लेकिन इर्रेगुलर है। देखो कंसेंट नहीं थी मैरिज की मुस्लिम मेजर के द्वारा, लेकिन अगर उसने कंसेंट बाद में दे दी शादी की तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पांचवा पॉइंट बोलता है डिफरेंस ऑफ रिलीजन। अ सुन्नी मेल कैन वैलिडली मैरिड अ किताबिया, दैट इज जूएस और क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन या जूएस से शादी कर सकते हैं सुन्नी मेल, वैलिडली मैरी कर सकते हैं किताबिया से, बट नॉट एन आइडियोलेट्रस, मतलब एक आइडल वर्शिपर से शादी नहीं कर पाएंगे, और अ फायर वर्शिपर, किसी आग की पूजा करने वाली से शादी नहीं कर सकते। द मैरिज विद एन आइडियोलेट्रस और फायर वर्शिपर इज नियरली इरेगुलर। अब देखो, अगर शादी करते भी हैं किसी आइडियोलेट्रस से या फायर वर्शिपर से, वो इरेगुलर मैरिज है, मतलब इनवैलिड नहीं है, irregular marriage है। The word किताबिया means a person who believes in holy book containing revelations. The Muslim, Christians and Jews fall under this category but not Sikh. A Sunni female cannot marry a non-Muslim whether किताबिया or non-किताबिया, ठीक है। मुल्ला however hold the view that marrying of a Sunni female with a non-Muslim is not void but merely irregular, ठीक है। प्रॉपर प्रोफेसर फैज़ी रिगार्ड सच मैरिज एज वॉइड। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी हो जाती है कि भाई एक सुन्नी मेल हो वो शादी कर सकते हैं किसी भी औरत से वैलिडली जो कि किताबिया है, मतलब या तो क्रिश्चियन है या जूस है, उससे आप शादी कर सकते हैं। फायर वर्शिपर या आइडियोलेट्रस से शादी नहीं कर सकते। अगर फायर वर्शिपर या आइडियोलेट्रस से शादी करेंगे तो ऐसी शादी इर्रेगुलर शादी कहलाएगी, ठीक है। उसी तरह इर्रेगुलर शादी को अगर रेगुलर करना है तो इस आइडियोलेट्रस को या फायर वर्शिपर को कन्वर्ट होना पड़ेगा इस्लाम में, उसके बाद ही शादी कर पाएंगे। आगे चलते हैं तो बोलता है कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस और जूस जो हैं वो सेम कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन सिख किताबियाँ नहीं माने जाते, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स के बाद आई हुई कोई भी किताब जो भी
इस्लाम के बाद आई हुई कोई भी किताब को इस्लाम नहीं मानता है। इस्लाम से पहले जितनी भी किताबें आई हैं उनको वो मानते हैं, लेकिन अब उनके बाद आई हुई कोई भी किताब सच्ची नहीं मानी जाती। आगे बोलता है कि जो सुन्नी फीमेल है कैन नॉट मैरी अ नॉन मुस्लिम। एक सुन्नी फीमेल है वो एक नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती, ठीक है। कोई भी सुन्नी औरत है वो एक नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती, चाहे वो किताबिया हो या ना हो। मतलब मुस्लिम होना ज़रूरी है, किताबिया नॉन किताबिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शादी नहीं कर सकती। ऐसी मैरिज वॉइड होगी। मुल्ला कहते हैं कि ऐसी मैरिज वैलिड होती है, ठीक है। ऐसी मैरिज वैलिड होती है, और सॉरी ऐसी मैरिज इर्रेगुलर होती है, ठीक है। वॉइड नहीं होती, इर्रेगुलर होती है। वैलिड भी नहीं कह रहे, उसे कह रहे हैं कि इर्रेगुलर है, क्योंकि पति का मुस्लिम बनना ज़रूरी है, ठीक है। प्रोफेसर फैज़ी कहते हैं कि भाई ऐसी शादी वॉइड ही मानी जाएगी। आगे कहता है इन शिया लॉ नो मुस्लिम, क्या कहता है, इन शिया लॉ नो मुस्लिम वेदर मेल और फीमेल कैन मैरी अ नॉन मुस्लिम। अब शिया कानून में कोई भी मुसलमान चाहे मेल हो या फीमेल हो वो नॉन मुस्लिम से शादी कर ही नहीं सकता। बट अ मुस्लिम मेल कैन कॉन्ट्रैक्ट अ वैलिड मुता मैरिज विद अ किताबिया। देखो यहाँ पे याद रखना कि एक शियाओं में कोई भी मुसलमान चाहे आदमी हो या औरत हो वो किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर ही नहीं सकता। वहाँ पे किताबिया है नहीं है कुछ भी है कोई मतलब ही नहीं, आप नॉन मुस्लिम से शादी कर ही नहीं सकते, मेल और फीमेल, ठीक है। बट अगर कोई मुस्लिम मेल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वैलिड मुता मैरिज एक किताबिया के साथ। तो मुस्लिम मेल जो है वैलिड मुता मैरिज किताबिया के साथ कर सकता है, औरतें तो कर ही नहीं सकती खैर, ठीक है, मुता मैरिज किसी नॉन किताबिया के साथ। पर आदमी जो है वो किताबिया के साथ कर सकता है, ठीक है। इट अपीयर्स दैट इफ़ अ मुस्लिम मेल मैरीज अ क्रिश्चियन वुमेन ही कैन डू सो ओनली अंडर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। तो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के अंतर्गत शादी कर सकता है मुस्लिम मेल किसी क्रिश्चियन वुमेन से, कोई दिक्कत नहीं है। कैन डू सो ओनली अंडर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। सिंस द लॉ रिक्वायर्स दैट इफ वन ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज इज क्रिश्चियन देन द मैरिज मस्ट बी सोलोमनाइज्ड अंडर द लॉ। क्योंकि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 क्लियरली कहता है कि अगर कोई भी एक इंसान क्रिश्चियन है तो शादी को सोलोमनाइज किया जा सकता है अंडर द सेड लॉ। In such a case, the marriage will be a Christian marriage unless the Muslim formalities are also complied with. अब देखो उस केस में जो शादी कहलाएगी वो क्रिश्चियन मैरिज ही कहलाएगी जब तक मुस्लिम फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लाई नहीं किया जा रहा, अनलेस द मुस्लिम फॉर्मेलिटीज़ आर ऑल्सो कंप्लाइड। अगर मुस्लिम फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लाई करोगे तो आप क्रिश्चियन मैरिज कहाँ ही कह पाओगे उसे। टू सच मैरिज इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 विल अप्लाई, दस अ हस्बैंड कांट डिसॉल्व मैरिज बाय प्रोनाउंसिंग तलाक ऑन हिज वाइफ। तो अगर कोई शादी सोलोमनाइज हो गई है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, वहाँ पर पति तलाक 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 बोलकर शादी को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो वहाँ पर आप तलाक देकर शादी को नहीं तोड़ पाएंगे, वहाँ पर आप पे डाइवोर्स इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 अप्लाई हो जाएगा। अ मुस्लिम मेल और अ फीमेल कैन परफॉर्म वैलिड मैरिज विद अ नॉन मुस्लिम अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, बट देन सच मैरिज विल बी सिविल मैरिज एंड नॉट अ मुस्लिम मैरिज। तो जो भी शादी आप कर रहे हो, अगर आप इंटर रिलीजन शादी कर रहे हो, मतलब एक मुस्लिम मेल है या कोई मुस्लिम फीमेल है, अगर वो किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर रही है तो अपनी शादी को रजिस्टर करा सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी 1954 में, और ऐसी शादी सिविल मैरिज कहलाएगी, मुस्लिम मैरिज, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं आपका, ठीक है, ये आपका जैसे कि मैंने बताया था इरेगुलर मैरिजेस को लेके, ठीक है, बार के बारे में जो मैं बात करता वो था मैरिज विद अ वुमन अंडरगोइंग इद्दत, ऐसी औरत से शादी करना जो इद्दत में है। तो इद्दत और इदा इज़ अ पीरियड ड्यूरिंग विच इट इज़ इंकम्बेंट अपॉन अ वुमन whose marriage has been dissolved by divorce or death to remain in seclusion and to abstain from marrying another husband. The abstinence is imposed to ascertain whether she is pregnant by husband so as to avoid confusion of paternage, ठीक है, parentage, sorry, ठीक है। तो paternity या parentage को अवॉइड करने के लिए, कन्फ्यूजन, उससे रिलेटेड कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कि भाई किसका बच्चा है ये, उस केस में इद्दत को लेकर आया गया था कि भाई वाइफ को इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ेगा अगर डाइवोर्स होता है या पति की मृत्यु हो जाती है और वो शादी नहीं कर सकती किसी और आदमी से तब तक, ठीक है। व्हेन अ मैरिज इज डिसॉल्व्ड बाय डाइवोर्स द ड्यूरेशन ऑफ इद्दत इफ द वुमन इज सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन इज 3 कोर्सेज, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि 3 कोर्सेज का, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड रहेगा और वही ड्यूरेशन रहता है इद्दत का। तो मैंने मैरिज इज डिसॉल्व्ड बाय डिवोर्स द ड्यूरेशन ऑफ इद्दत इफ वुमेन इज सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन इज 3 कोर्सेज, इफ शी इज नॉट सो सब्जेक्ट इट इज 3 लूनर मंथ्स। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो 3 लूनर मंथ्स रहेंगे और जहाँ पर होता है वहाँ पर 3 कोर्सेज की वेट करेंगे। इफ शी इज इंटेंसी, ठीक है, इफ शी इज एनसेंटी दैट इज प्रेग्नेंट, ठीक है,
इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट, सिंपल देखते हैं, इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट द पीरियड बिटवीन द डाइवोर्स एंड द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड और द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विच एवर इज़ अर्लियर एज अंडर मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986। तो तब तक रहेंगी वो अगर वो प्रेग्नेंट है, या पीरियड बिटवीन द डाइवोर्स एंड द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, जो भी पीरियड है बिटवीन डाइवोर्स एंड डिलीवरी ऑफ चाइल्ड या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विच एवर इज़ अर्लियर एज अंडर मुस्लिम लॉ, वो ऑब्जर्व करेंगे इद्दत। तो इद्दत वहाँ पर भी रहेगा, अगर वो प्रेग्नेंट है तब भी इद्दत ऑब्जर्व करना है, नॉन प्रेग्नेंट है तो आपने 3 कोर्स देख ही लिया, ठीक है। और मान लो अगर प्रेग्नेंट है तो उस पीरियड तक बिटवीन द डाइवोर्स एंड डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, तो मतलब उस पीरियड तक इद्दत ऑब्जर्व करेंगी जब से डाइवोर्स हुआ है जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता, या जब से डाइवोर्स हुआ है जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता, और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जब तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं हो जाती। तो विच एवर इज़ अर्लियर, जो भी अर्लियर हो उसके हिसाब से आप क्या कहते हैं ऑब्जर्व करेंगे इद्दत। व्हेन अ मैरिज इज रिजॉल्व बाय डेथ, इद्दत इज़ फॉर 4 मंथ्स। अब जहाँ पर डेथ के द्वारा मैरिज डिजॉल्व हुई है, मतलब पति मृत्यु हो गई थी पति की, ठीक है, उस केस में इद्दत जो होता है वो 4 मंथ्स एंड 10 डेज होता है, और अनटू डिलीवरी इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट विच एवर पीरियड इज़ लॉन्गर। तो 4 महीने तक आप ऑब्जर्व करेंगे इद्दत, 4 महीने 10 मंथ, या डिलीवरी पीरियड तक। मान लीजिए अगर डिलीवरी 4 महीने 10 दिन से पहले हो गई, 4 मंथ 10 दिन से पहले हो गई, तो भी आप 4 महीने 10 दिन तक का इद्दत ऑब्जर्व करेंगे। अगर डिलीवरी 4 महीने 10 दिन के बाद हुई तो आपको याद रखना है कि आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता तब, ठीक है। अगर 4 महीने निकल गया और 10 दिन निकल गया तब भी आपको वेट करना पड़ेगा जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता, अगर प्रेग्नेंट है वाइफ, ठीक है। इफ़ अ वुमेन हैज़ एक्स्ट्रा मैरिटल प्रेगनेंसी, अगर वाइफ की कोई एक्स्ट्रा मैरिटल प्रेगनेंसी है, देन ऑल्सो शी हैज़ टू अंडरगो इद्दत। अगर वाइफ की एक्स्ट्रा मैरिटल प्रेगनेंसी भी है, शादी से हटकर भी प्रेगनेंसी है, तो भी उनको इद्दत ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी हैज़ टू ऑब्जर्व इद्दत वेदर मैरिज वॉज कॉन्ज्यूमेटेड और नॉट। अब भैया ऑब्जर्व तो इद्दत करना ही पड़ता है, चाहे शादी कॉन्ज्यूमेट हुई थी नहीं हुई थी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ डाइवोर्स इफ़ देयर इज़ नो कॉन्ज्यूमेशन देयर इज़ नो इद्दत एंड शी कैन मैरी इमीडिएटली। जहाँ पर डाइवोर्स है, ठीक है, जहाँ पर डाइवोर्स है एंड इफ़ देयर वॉज नो कॉन्ज्यूमेशन, ठीक है, वहाँ पर कोई इद्दत ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इमीडिएटली शादी की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी हम ले लेते हैं, जहाँ पर पति की मृत्यु हुई है वहाँ पर इद्दत ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, चाहे कॉन्ज्यूमेट मैरिज हुई थी नहीं हुई थी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पति की मृत्यु हुई है। जहाँ पर डाइवोर्स हुआ है और पति की मृत्यु नहीं हुई है, मतलब डाइवोर्स हुआ है और मैरिज कॉन्ज्यूमेट कभी हुई नहीं थी, तो उस केस में शादी इमीडिएटली कर सकती है वाइफ, उसको इद्दत ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कैच पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। द पीरियड ऑफ इद्दत कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ इंफॉर्मेशन ऑफ डाइवोर्स और डेथ डज नॉट रीचेस द वाइफ अंटिल आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड शी इज़ नॉट बाउंड टू ऑब्जर्व एनी इद्दत। अब यहाँ पर एक और कैच आ गया सॉरी, मान लेते हैं कि पति की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है या पति अपनी वाइफ को डाइवोर्स ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है, और वाइफ के पास ये न्यूज़ बहुत लेट पहुंची, मतलब जिस दिन से उन्होंने डाइवोर्स दिया या जिस दिन से उनकी मृत्यु हुई वो खबर उनके पास आते आते इतना टाइम लग गया कि इद्दत पीरियड जो ऑब्जर्व करना था वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो उस केस में वाइफ को इद्दत ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है और वो डायरेक्टली शादी कर सकती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जहाँ पर डाइवोर्स या डेथ हुआ है और खबर इतनी लेट पहुँची है कि इद्दत पीरियड निकल चुका है, ठीक है, उनके मरने के बाद से लेकर खबर पहुंचने तक के पीरियड, इद्दत पीरियड ख़त्म हो चुका है, मतलब जो पीरियड था वो इतना लंबा था कि इद्दत पीरियड उसमें समा गया है, तो उस केस में उनको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है फर्दर इद्दत, ठीक है, क्योंकि अब उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो फिर इद्दत ऑब्जर्व करने की ज़रूरी नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है, बाउंड नहीं। आगे बढ़ते। नॉट मियरली द वुमेन इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, इवन द हस्बैंड ऑफ द वुमेन can't remarry during the period she is undergoing iddat. The husband has to provide maintenance to her during the period of iddat. अब ये प्रोहिबिशन की औरत शादी नहीं कर सकती है इद्दत पीरियड के बाद, ये प्रोहिबिशन सिर्फ और सिर्फ वाइफ पर ही नहीं है, ये प्रोहिबिशन आदमी पे भी लगता है और आदमी भी शादी नहीं कर सकते इद्दत पीरियड जब वाइफ ऑब्जर्व कर रही हैं, उनके ऊपर ये बाउंडेशन है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करें जब इद्दत चल रहा है। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, रूल ऑफ पिलग्रिमेज। अब रूल ऑफ पिलग्रिमेज क्या कहता है? इफ़ अ पर्सन एंटर्स द काबा इन पिलग्रिम ड्रेस, फाइंड्स अनदर वुमन देयर एंड मैरीज हर, द मैरिज विल नॉट बी वैलिड।
तो जहाँ पर काबा में गए, पिलग्रिमेज में गए, वहाँ पे कोई और औरत देखी, उससे शादी कर ली, तो ऐसी शादी वैलिड नहीं होती है, ठीक है। तो जो मक्का मदीना जाते हैं, काबा जाते हैं, वहाँ पे पिलग्रिम ड्रेस पहन के एंटर कर जाते हैं और कोई और औरत पसंद आ गई और उनसे शादी करने की कोशिश की, तो ऐसी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। शैफी स्कूल साफ कहता है। हमारा जो आखिरी 8वां पॉइंट है, मैरिज विद अ डाइवोर्स वुमन। अब शादी करना किसी डाइवोर्स वुमन से, तो अ पर्सन कैन नॉट री मैरी द वुमन हुम ही हैज़ ऑलरेडी डाइवोर्स बाय ट्रिपल तलाक। अब ये याद रखेंगे, ये वाला जो एस्पेक्ट है ये ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेट असाइड कर दिया। तो पहले ये था कि इंसान शादी नहीं कर सकता था एक डाइवोर्स औरत से जिनको ट्रिपल तलाक उन्होंने खुद दिया था, अनलेस द वुमन मैरीज अनदर मैन, मैरिज इज एक्चुअली कॉन्ज्यूमेटेड विद हिम एंड देन ही डाइवोर्स हर, द मैरिज इज वायलेशन ऑफ दिस रूल इज़ इनवैलिड। तो याद रखना, इस रूल का वायलेशन करके शादी करना, मैरिज इनवैलिड हो जाएगी। और आज की डेट में ऐसी मैरिज वैलिड रहती है क्योंकि अब ट्रिपल तलाक को सेट असाइड कर दिया है। तो गाइज़ यहाँ पर हमने अपना टॉपिक नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अपने नेक्स्ट पार्ट में हम टॉपिक नंबर 6 से शुरू करेंगे। इस वीडियो को सुनते रहिए। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। साथ ही साथ मैं एक और बात बोलूँगा कि इसको जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार अच्छा है, ठीक है। ज़्यादा आसान रहेगा कि आप यूट्यूब पे सुने या इसको सेव कर लें यूट्यूब पे, तो इजीली आप इसे सुन सकते हैं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करा रहा है और मोस्टली क्वेश्चंस इसमें से बन जाते हैं, ठीक है। मेंस के लिए पर्टिकुलरली या प्री के लिए भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, तो इसको बार बार सुनते रहिए, ठीक है। एंड कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।